हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग बातचीत करेंगे सेंटेंस का कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस किसे कहेंगे या क्या चीज़ होता है। तो कहा जाता है कि सेंटेंस मतलब कि वाक्य, हिंदी में हम लोग वाक्य कहेंगे, या साधारण भाषा में अगर बोला जाए जनरल इन डोमेस्टिक वे तो बोल सकते हैं कि हम जितने भी शब्दों का प्रयोग बोलने में करते हैं या फिर किसी तरह का कोई वाक्य बनाते हैं जो लोगों को समझ में आए तो उसे हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि इंग्लिश में अगर डेफिनेशन आप जानेंगे तो कहेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो कहा जाएगा कि याद रखिए कि जितने भी बोली बोलेंगे आप, जितने भी, जैसे मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, वो जा रहा है, बैठ जाओ, उठ जाओ, क्या लड़का है, कितना सुंदर घर है, ये जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, जितने भी बोली बोलेंगे आप, उन सभी को आप सेंटेंस के रूप में दे सकते हैं। बट ये कंडीशन है कि उसका अर्थ होना चाहिए। उसमें आप कोई भी सेंटेंस बोले उसको अगला यानी जिसे आप बोल रहे हैं वो समझ सके। अगर समझ लिया तो आपका सेंटेंस है। सेंटेंस वर्ड नहीं हो सकता, जैसे राम, ये सेंटेंस नहीं होगा, ये वर्ड हो जाएगा। मगर राम जा रहा है तो सेंटेंस कह सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज खास तौर पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ जाएंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और अकॉर्डिंग टू ओल्ड अप्रोच की तरफ जाएंगे। स्पेशली उन बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा जो बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली लर्नर्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है या देना चाह रहा है, उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि ये वीडियोस उनके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आइए चर्चा करते हैं। सेंटेंस की तरफ आते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहेंगे वाक्य। क्या कहेंगे? वाक्य। यानी हम जो भी चीज बोल रहे हैं सेंटेंस हो जाएगा, बट कंडीशन यह है कि इसे सुनना, मतलब वो अर्थ दे, एक सार्थक अर्थ दे, कंप्लीट मीनिंग दे, जिसे हम लोग कहेंगे। तो सेंटेंस की तरफ आएंगे। सेंटेंस अगर डेफिनेशन देखें तो आ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का वो समूह, शब्दों का वो समूह जो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम सुन के कुछ रिप्लाई दे सकते हैं, उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। सपोज दैट अगर आप बातें करेंगे कि हमें सेंटेंस का एग्जाम्पल अगर देखना पड़े तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि आप कहेंगे राम इज गोइंग। अगर आप बोल रहे राम इज गोइंग तो इसका अर्थ होगा कि राम जा रहा है। देखिए, आपने राम लिखा, इज लिखा और गोइंग लिखा, तो आप कह रहे हैं कि राम सब्जेक्ट हो गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और गोइंग वर्ब हो गया। तो आप इसको जब बोलेंगे कि राम इज गोइंग, सीता इज डांसिंग और मोहन इज गोइंग, मोहन इज डांसिंग, आई एम प्लेइंग, तो ये सब सेंटेंस है। और अगला इसको समझ भी सकता है कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है। उनको फुल एक कंप्लीट सेंस दिया जा रहा है और कंप्लीट सेंस होता है उसका, जिसके कारण वो समझ रहा है। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि गोइंग राम इज, क्या ये अर्थ आएगा? इसको आप बोल सकते हैं? इस तरह के सेंटेंस आपका ये नहीं कहलाएगा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस तो है कि ग्रुपों का समूह, यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो कॉम्बिनेशन तो हम हर तरह से दे सकते हैं, ये भी तो कॉम्बिनेशन है कि गोइंग भी एक वर्ड है, राम भी एक वर्ड है और आप कहेंगे इज भी वर्ड है, तो हमने कंबाइंड कर लिया सबको। तो नहीं, कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे वो अर्थ कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि आप कॉम्बिनेशन ऐसा कर दे कि वर्ड को जोड़ दे। ऐसे में तो सब इंग्लिश बोलने मतलब सबको इंग्लिश आ जाएगा। यानी इज गोइंग राम, या फिर बोलेंगे आपको जाके राम ए स्मार्ट बॉय इज। इस तरह का नहीं होता, इस तरह का आप सेंटेंस नहीं बना सकते, ये दैट इज रॉन्ग। आपको याद रखना होगा कि सेंटेंस जितना भी बोले आप, हिंदी तो बोल लेते हैं कि जैसे भी बोलना है बोलिए। अगर कोई बोल रहा है कि जाओगे क्या, तो हाँ आ रहे हैं,
तो आ रहे हैं ये हिंदी में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इंग्लिश में हर एक सेंटेंस को अरेंज करना पड़ेगा, हर एक सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठाना पड़ता है कि पहले सब्जेक्ट दीजिए, वर्ब दीजिए और ऑब्जेक्ट दीजिए। बट याद रखिएगा कि सेंटेंस खास तौर पे आपको इस तरह से दिखेगा। अब रहा बात कि आज हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं सेंटेंस के प्रकार, यानी आपको कितने तरह के सेंटेंस दिख जाएंगे, यानी हम अगर बोलना चाहे, लिखना चाहे तो हम कितने तरह के सेंटेंस देखेंगे। तो यहां याद रखिएगा कि सेंटेंस जो है कॉमनली अगर ओल्ड अप्रोच में जाएंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, तो आपको याद रखना चाहिए कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर मॉडर्न में जाएंगे तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड में जो पढ़ रहे हैं हम वो मॉडर्न में चेंज हो जाता है, नहीं, मॉडर्न में सिर्फ नेम का क्लासिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। सेंटेंसेस तो वही सारी चीज है, ऐसा तो ही ना कि हम हिंदी, इंडिया में हिंदी हमारा मातृभाषा या मदर टंग है और पता चला कि मेरा बच्चा जो है वो डायरेक्ट तुर्की भाषा शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा, वो भी हिंदी बोलेगा। बट ये है कि चेंज का मतलब है कि थोड़ा नाम में बदलाव होता है, थोड़ा आपको जाके उसके बोलने का जो सेंस होता है उसको पकड़ा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मॉडर्नाइज्ड होता है हर एक चीज। तो याद रखें कि सेंटेंस का अगर आपको कोई सेंटेंस का डेफिनेशन पूछा जाए तो डायरेक्ट डेफिनेशन ये कहें कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का वो समूह, यानी वो ग्रुप जिसको हम बोले और उससे सुनने वाले को एक कंप्लीट सेंस का पता चले। आप कह सकते हैं कि आप सेंटेंस बोले, चाहे राम जा रहा है, सीता खा रही है, मोहन आ रहा है, इसको आप अगर बोलेंगे तो इसका मतलब कि अगला इसको समझ जाएगा, और समझ गया तो आपने सेंटेंस बोल दिया। अब इसी सेंटेंस को हम लोग काइंड्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आते हैं हम लोग सेंटेंस की तरफ कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू ओल्ड, पहले ओल्ड को लेके चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस आपको 6 काइंड्स का मिलेगा कि 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा इसमें कि सबसे पहला जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा हो जाएगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, और छठा है आपको इंफैटिक सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस कहिए या डिक्लेरेटिव कहिए या इंट्रोगेटिव कहिए या इंपेरेटिव कहिए, ठीक है, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस कहिए या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहिए। तो आते हैं कि कौन सेंटेंस किस तरह से दिखता है और किस तरह से हम इसको पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले चीज याद रखें कि अगर हम असर्टिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे, किसके तरफ, असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे तो याद रखिए असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। असर्टिव भी बोल सकते हैं आप, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, कोई ज्यादा बिग इशू नहीं है इसमें। नाम है, कोई असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं और कोई इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, बट एक ही चीज है। आइए हम लोग आते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता कैसा है और किस तरह से इसको जानेंगे। अगर हम असर्टिव सेंटेंस में जाएंगे तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इसमें एक आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या आ जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। यानी आप अगर असर्टिव सेंटेंस बोलिए या नेगेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। यानी असर्टिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होंगे जिसको आप जब बोलेंगे तो या तो असर्टिव का होगा सेंटेंस या तो नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे, या तो असर्टिव होगा या नेगेटिव। तो आते हैं कि भाई असर्टिव होता कैसा सेंटेंस और नेगेटिव होता कैसा सेंटेंस, याद रखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में हमेशा हां का बोध होता है, किसका, हां का, हां का, और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ना का या नहीं का बोध होता है।
किसका होता है? ना का या नहीं का बोध होगा। यानी हिंदी में अगर आप देखेंगे तो जिस भी वाक्य में हाँ रहेगा यानी हाँ का बोध होगा, यानी उसमें आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, उसमें नहीं रहेगा, तो सोचिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर जिस वाक्य में अगर आप देख लेंगे कि इन एनी सेंटेंस देयर इज नो और नॉट, अगर नो और नॉट रहेगा तो आप 100% बोलिए कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। यानी आप देखेंगे कि इस वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं करेगा, मगर सब्जेक्ट होना है। याद रखिए इस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी नॉट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। और इस सेंटेंस में देखिए नेगेटिव में ऑलवेज यूज नॉट, ऑलवेज यूज नॉट, हमेशा नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जो ही कोई बोले कि नेगेटिव बोलिए आप नॉट लगा दीजिए। अगर आपको बोले कि अफर्मेटिव बोले तो नॉट हटा दीजिए। अगर नॉट हटा दिए तो अफर्मेटिव और नॉट रह गया तो नेगेटिव। यानी हमेशा याद रखना है कि जिस भी सेंटेंस में आप नॉट देखेंगे आप 100% नेगेटिव बोलेंगे, और जिस सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा आप 100% उसको बोलेंगे कि अफर्मेटिव है। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं हम इनका, तो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए जैसे आई एम अ बॉय, आई एम बॉय, यानी आपने बोल दिया आई एम ए बॉय। तो देखिए इसकी सेंटेंस में आपको क्या नॉट दिख रहा है? देखिए यहां पर यह है कि मैं एक लड़का हूं। जनरली ये सेंटेंस आप सभी बोलते हैं कि मैं एक लड़का हूं, तो बताइए इसमें नॉट है? अगर नॉट नहीं है तो ये 100% अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। 100% क्या होगा? अफर्मेटिव। अगर इसी को बोले कि इसको यार नेगेटिव बना के दिखाओ, तो भाई इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट जोड़ना है। क्या करना है? नॉट को ऐड कर दीजिए। अगर आपने नॉट ऐड कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यही सेंटेंस दे और बोले कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर सेंटेंस देना तो उसके अर्थ में, मीनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाए? नॉट अगर लग गया तो नेगेटिव, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। और याद रखिए कि नॉट जो है हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बैठता है। क्या बैठता है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें बताइए एम क्या है? एम है, तो एम एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद आप क्या यहां लगा दीजिए? नॉट लगा दीजिए। अब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसको हम बेहतर ढंग से लिख रहे हैं। यानी आप अगर यहां पर याद रखेंगे कि हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं, आई एम अ बॉय, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था क्योंकि ये इसमें नॉट नहीं है। अगर नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अगर नॉट आप ऐड कर दिए इसमें, क्या कर दिए? नॉट अगर आप ऐड कर दिए इसमें तो 100% क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का सिर्फ एक ही थ्योरी है, ट्रिक्स है। आप नॉट या नो अगर देख लेते हैं तो 100% आप बोलिए इसको कि ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि आई हैव गॉन टू स्कूल, टू स्कूल, अगर आपको बोला कि ये कौन सा सेंटेंस है तो आप बताइए क्या इसमें नॉट है? नो है। अगर नॉट और नो नहीं है तो आप इसे बोलेंगे सर दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। आप 100% इसको अफर्मेटिव बोले। अगर हमने बोला कि यू चेंज इनटू नेगेटिव, यू चेंज इनटू नेगेटिव, तो आप नेगेटिव में कैसे करेंगे? सर नो प्रॉब्लम, ओनली नॉट इज एडेड इन दिस सेंटेंस। व्हेन यू आर एडिंग नॉट इन द सेंटेंस इट चेंज इनटू नेगेटिव, इट चेंज इनटू नेगेटिव। हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव बनाने का एक ही तरीका है कि आप नॉट लगा दें। अगर नॉट लगा दिया आपने तो 100% ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इसी में नॉट लगाइए। अब अगर नॉट लगाएंगे इसमें तो क्या होगा? आई हैव, अब नॉट यहां लग जाएगा, आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन। तो बोलेंगे आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, टू
स्कूल। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि अफर्मेटिव कैसे होता है। अफर्मेटिव में अगर नॉट नहीं है तो आप उसको चेंज करने के लिए क्या करें, नेगेटिव का यूज करें। किसका करें, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ नॉट का यूज करना है। नॉट यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? असर्टिव दो तरह का होगा, एक होगा असर्टिव सेंटेंस होगा एक अफर्मेटिव बन के और एक नेगेटिव बन के। अफर्मेटिव में नॉट नहीं होगा, नेगेटिव में नॉट होगा। अफर्मेटिव हां का बोध करता है और नेगेटिव ना का बोध करता है। याद रखिएगा ये तो चीज। क्लियर? इतना तो हो गया। इनके बाद आ जाते हैं हम लोग कि अगर हमने बोला कि चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कुछ सेंटेंस देंगे आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो याद रखिएगा सेंटेंस में अगर बोला जाए कि आई वॉज टॉल, अगर बोला जाए कि आई, ही लिख देते हैं, ही हैज डांस, ही हैज डांस। अगर हम लिख देते हैं कि भाई सी कैन गो देयर, यानी हमने ये 3 सेंटेंसेस यहां दिया और आपको बोला गया क्वेश्चन है ऊपर में कि भाई चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम जानते हैं कि नेगेटिव में क्या लगना है हमको, नॉट, और नॉट हमेशा याद रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाना है। तो भाई इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव की तरफ देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आई वॉज, इसमें नॉट लगा दीजिए, नॉट टॉल, आई वॉज नॉट टॉल। इसमें अगर आएंगे आई है, सॉरी ही हैज डांस, तो ही हैज डांस का नेगेटिव क्या होगा, ही हैज नॉट डांस्ड, ही हैज नॉट डांस। देखिए नॉट लगाए हमने। इसके बाद बोला जाए कि सी कैन गो देयर, तो आप अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सी कैन नॉट गो देयर। देखिए इजी हो जाएगा। हमने कुछ बदलाव नहीं किया, ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाला हो, यानी सेम सेंटेंस है, हमने जो लगाया आई वॉज टॉल तो आई वॉज टॉल है, बट इसमें ऐड हुआ है सिर्फ एक कि नॉट हमने ऐड कर दिया। ही हैज डांस, ही हैज डांस में ही हैज डांस ही हमने लिखा, मगर इसमें क्या कर दिया हमने, नॉट इस्तेमाल कर लिया। तो सी कैन गो देयर, सी कैन गो देयर का सी कैन गो देयर ही बोले, बट हमने क्या कर दिया, इसमें नॉट का यूज कर दिया। यानी यू कैन इजीली चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। क्लियर? तो यहां तक आपको तो पता चल गया कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं और अच्छी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का हमें पता है कि नेगेटिव के लिए हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और नॉट हम आराम से लगा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? हमको नहीं लगता है कि आप किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम होगा आपको। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे वाले सेंटेंस पे। आगे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि हमने काइंड्स पढ़ा था पहले, तो पहला काइंड में हमने पढ़ा कि भैया असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव में एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव में नॉट नहीं रहेगा, नेगेटिव में नॉट रहेगा। इतना तो क्लियर हो गया। सेकंड में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। किस में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आएंगे, सेकेंड में आएंगे हम लोग किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्वेश्चंस, यानी ये ऐसा सेंटेंस है, क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, क्वेश्चंस। यानी अब दूसरा है कि आपने हाँ और ना का बोध तो कर लिया कि आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आई हैव गॉन, यू हैव नॉट गॉन। तो आपने क्या कर दिया कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाया। बट अब क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछे। अब देखिए कि आप जो क्वेश्चन पूछने जाएंगे किसी से, तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं सारे के सारे इंटरोगेटिव होता है।
यानी इंटरोगेटिव में अगर जाएंगे तो आपको याद रखिए कि कई तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल हम लोग जब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन के काइंड्स पढ़ने जाएंगे, बट यहां जानेंगे कि इंटरोगेटिव अगर है तो इसमें क्या करें। तो कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चन होगा सारे के सारे इंटरोगेटिव होगा, बट यहां यह समझना है कि सर इंटरोगेटिव बनता कैसे और दिखता कैसे। ये दिखता कैसे है, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि हिंदी में हमेशा क्या वाला सेंटेंस होगा और इंग्लिश में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आगे होगा। ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा फर्स्ट में होगा। क्या होगा? फर्स्ट देंगे तब इधर सब्जेक्ट होने वाला है। यानी जब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने जाएंगे तो आपको याद रखना है कि हिंदी में हम क्या से बोलते हैं। क्या तुम जाओगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम नाचोगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम देखोगे, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। तो हम जितना भी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बट अब इंग्लिश में आपको क्या है कि सपोज यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं कि हमें हिंदी में कैसे हो, पर इंग्लिश आपको डायरेक्ट आना, एग्जाम है, कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस अगर हम शुरू करते हैं तो सेंटेंस में हमेशा क्या रहता है, पहले सब्जेक्ट, तब आएगा वर्ब और तब आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा रहता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको सारा चीज इंग्लिश का जानते हैं तभी आप इंग्लिश ग्रामर को समझ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक मीथ बन गया है, एक आपको जाके हुआ लग गया है कि भैया इंग्लिश इज वेरी टफ, ऐसा बात नहीं है। आप आराम से पढ़िए, कुछ नहीं। आपको याद रखना है कि भैया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर उस वाक्य में कोई भी वर्ड यानी आगे अगर कोई वर्ड आएगा सब्जेक्ट से पहले तो ओनली ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अलावा किसी भी वर्ड को इतना हिम्मत नहीं है कि वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, कहीं पर भी नहीं होगा। अगर आएगा भी तो देखिए कोमा देके आएगा। बट याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट से पहले कोई वर्ड आएगा तो दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगा। और वही स्ट्रक्चर को जहां ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाता है आप इंटरोगेटिव कहिए। और हिंदी में इसका क्या मीनिंग आएगा, क्या का? जैसे सपोज दैट हमने बोला कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। हमने बोल दिया ही इज अ बॉय, ही इज सब्जेक्ट, ये क्या हो जाए सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? इतना तो जान गए। देखिए जैसा आपको स्ट्रक्चर जा रहा है वैसा आपने स्ट्रक्चर का बना लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर स्ट्रक्चर जैसा है वैसा आपने बना लिया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं जाएगा। मगर याद रखिए कि हमें याद रखना है कि हमें क्वेश्चन बनाना है और इंटरोगेटिव बनाना। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा कि आप ऑक्सिलरी को फर्स्ट करिएगा और सब्जेक्ट को उनके बाद रखना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है, इज। इज को अगर आगे कर दिए तो ये इंटरोगेटिव बन जाता है, यानी इज ही अ बॉय। अब यहां पर याद रखिएगा कि इज ही अ बॉय, ये देखिए सब्जेक्ट यहां बाद में आया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया तो भैया इंटरोगेटिव का तो यही स्ट्रक्चर है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद, इसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए। और लास्ट में याद रखिए कि हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क रहना है लास्ट में आपको क्वेश्चन की, क्योंकि यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क देना है, ये जरूरी पड़ेगा। याद रखें ये बन जाता है। यानी इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को फर्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के फर्स्ट अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगा लिया तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। आइए देखिए, आप बोलेंगे हम यहां पर क्वेश्चन से कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप इसे बदले। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको पहले कर देना है। क्या करना है, पहले करना है। याद रखिए जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट,
इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो वर्ब रहेगा यानी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसको सब्जेक्ट से फर्स्ट कर देना, यानी सब्जेक्ट से पहले कर देना। अगर सब्जेक्ट से पहले आपने कर दिया तो यानी आपका सेंटेंस ओके हो गया, मगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क देना है आपको। जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखा है और आपको बोल दिया है कि भैया सेंटेंस को चेंज करें, यानी हमने बोला आई एम अ बॉय, हमने एक सेंटेंस बोल दिया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, दिख रहा है नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव होगा, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। दूसरा मैंने बोला यू कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, तो हमने बोला यू प्ले क्रिकेट, यानी ये भी आपका देखिए सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अफर्मेटिव है। इसके बाद हमने बोल दिया कि राम, हमने बोला राम वॉज गोइंग, हमने बोल दिया राम वॉज गोइंग, यानी ये 3 सेंटेंसेस देखिएगा जिसमें आपको हमेशा पहले सब्जेक्ट मिल रहा है। पहले क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट पहले मिल रहा है तो इसका मतलब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। क्या है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है तो इसको हम बना सकते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमको कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले लिखिए। क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिए, यानी पहले ऑक्सिलरी वर्ब दिखना चाहिए। अगर हम इसको देखेंगे तो याद रखिएगा यहां पर सेंटेंस अगर बोले कि चेंज इनटू, हमको चेंज करने बोल रहा है इंटरोगेटिव में। किसमें? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम चेंज करें तो क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है उसको सब्जेक्ट से फर्स्ट में कर देना, यानी सब्जेक्ट से पहले कर देना। और सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो हमारा सेंटेंस आराम से इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए यहां सब्जेक्ट है और देखिए यहां पर क्या एम है, तो पहले एम को आगे कर दीजिए, एम, फिर बाकी जो है सबको बैठा दीजिए, एम आई अ बॉय, एम आई अ बॉय। मगर लास्ट में याद रखिए क्वेश्चन मार्क दे, क्योंकि आप सवाल बना रहे हैं, इसको क्वेश्चन बना रहे हैं, और क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आपको ये जो मार्क है देना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका। देखिए हमने कुछ नहीं करा यहां पर, सिर्फ आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले कर दिया हमने, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर दिया। यहां देखिए यू सब्जेक्ट है मगर कैन यहां ऑक्सिलरी वर्ब है, तो कैन को आगे करेंगे, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट। यहां पर क्वेश्चन मार्क बैठेगा, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। यहां पर देखिए कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन पहले आया, ऑक्सिलरी वर्ब है पहले। अब देखिए राम वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग, तो राम सब्जेक्ट है तो वॉज यहां पर क्या ऑक्सिलरी वर्ब, वॉज को आगे कर दीजिए, वॉज राम गोइंग, मगर लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क दे देना है। क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वाले भी होंगे तो डब्ल्यूएच में हम लोग मॉडर्न को जाएंगे और काइंड्स ऑफ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता। पर यहां याद रखिए चाहे डब्ल्यूएच हो या क्वेश्चन टैग हो या किसी तरह का भी, आपको सबको ये ही थ्योरी में आना है कि ऑक्सिलरी वर्ब आगे होगा तभी इंटरोगेटिव होता है, ऑक्सिलरी वर्ब आगे होगा तभी इंटरोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे होगा तभी आपको जाके इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। कोई तो दिक्कत नहीं यहां पर। यानी आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस से आप 100% इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं और इंटरोगेटिव आपका सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। हमने पढ़ा था पहला में हम लोग कर लिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हमेशा याद रखिए ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट में रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट में रहेगा। किस में रहेगा? फर्स्ट में। तो यहां 2 हो गया। तीसरा में इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। तीसरा में आ जाते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग को देखिएगा कि तीसरा में हमको याद रखना है तीसरा में हमको क्या करना है, यहां पर याद रखना है कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे। क्या करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। हमें देखना है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव
सेंटेंस। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस आप किसे कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस आप किसे कहेंगे, यह चीज आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है बातों को, ठीक है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की तरफ आएंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको दिख जाएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा ऐसे सेंटेंस है जिससे आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। इसी इंपेरेटिव सेंटेंस को मॉडर्न ग्रामर में आपको इसको बोला गया है कि ये कमांड सेंटेंस है। और जानते हैं कमांड दिया जाता है, बड़े बड़े आदमी छोटे को कमांड देंगे तो इनके अंदर आ जाएंगे 3 वर्ड्स, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एडवाइस दिया जाता है, एडवाइस। यानी आप ऐसे सेंटेंस को याद रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कभी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट यूज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, स्पेशली द सेंटेंस ऑफ इंपेरेटिव। यानी जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे आप इसको कभी भी सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इंपेरेटिव से या तो ऑर्डर का पता चलता है, या तो रिक्वेस्ट का पता चलता है, या तो एडवाइस का पता चलता है। तो कॉमनली कहा जाता है कि जब आप ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या एडवाइस देंगे तो वो इंसान आगे होगा। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा कुछ बोलेगा और सेकंड पर्सन ही रहेगा जिसको ऑर्डर मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा या एडवाइस मिलेगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि इसमें जो सबसे पहला काम है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होगा। याद रखिए सेंटेंस हमेशा अंडरस्टूड होगा। अंडरस्टूड मतलब कि जब भी इंग्लिश ग्रामर में या जब इंग्लिश आप लिखेंगे तो याद रखिएगा कि वो सेंटेंस जिसे आप दिया नहीं जाता है, जिसको नहीं देने से भी चलेगा, आदमी उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसको हिडन नहीं कहा जाएगा, इसको आप बोलेंगे अंडरस्टूड है। ये क्या है? अंडरस्टूड है। यानी यह अंडरस्टूड रहेगा, यानी आप ये नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, सेंटेंस ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है हमेशा यू को दिया जाता है। यानी इसका सब्जेक्ट अगर बोला जाए कि क्या होगा तो यू होगा। ये 100% आप याद रखें कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर दो, या फिर आप रिक्वेस्ट करो, या फिर आप एडवाइस दो, यानी ऑर्डर दीजिए या रिक्वेस्ट करिए या एडवाइस दीजिए, हमेशा वो सेकंड पर्सन को ही किया जाता है, दिया जाता है। क्लियर? यानी सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन यू जो है वो अंडरस्टूड रहेगा, यानी हमें समझना होगा कि हमने सेकंड पर्सन को दिया है ऑर्डर, या रिक्वेस्ट किया है, या फिर एडवाइस दिया है। क्लियर? याद रखिए। और दूसरा चीज है इसमें कि ये सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होगा। किससे? V1 से। हमेशा ये V1 से शुरू होगा। और क्यों ना हो, याद रखिए कि सेंटेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ अलग नहीं है, अलग से याद करेंगे फंस जाएंगे। आप याद रखिए कि सेंटेंस बनाने के लिए हमने सबसे बोला कि टू मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस वी नीड द स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर चाहिए, और स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब बोला जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते आप, यानी सब्जेक्ट आप यूज नहीं करते। तो सब्जेक्ट अगर यूज नहीं करे, ये सब्जेक्ट है, यूज नहीं करें तो सेंटेंस तो वर्ब से ही ना शुरू होगा, और वर्ब से शुरू होगा तो 100% याद रखिए वो V1 होगा। कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब से शुरू कर रहे हैं तो आप V1 से शुरू करें। और जब भी ऑर्डर दें आप तो सेंटेंस V1 से शुरू करें, रिक्वेस्ट दे तो सेंटेंस V1 से शुरू करें, एडवाइस दे तो सेंटेंस V1 से शुरू करें। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। वी कांट यूज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। याद रखें ये सब चीजों को। क्लियर? अब आता है कि सब्जेक्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि इसको अंडरस्टूड माना जाता है, और एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए सब्जेक्ट ओनली यू होता है। और जब यू ही होगा तो इसे देने की क्या जरूरत, क्योंकि बोलने वाला भी समझ जाएगा, सुनने वाला भी समझ जाएगा। क्योंकि ये एक थ्योरी है, एक स्ट्रक्चर है, और इनको याद रखना होगा आपको कि जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस सेलेक्ट करने जाए या आप इंपेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें तो आप याद रखिए कि इसमें सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, और सब्जेक्ट जब नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? वर्ब। और वर्ब अगर दिख गया तो 100% बोले कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक चीज याद रखना है आपको
इंपरेटिव सेंटेंस में एक ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर हमेशा याद रखिए कि छोटे को दिया जाएगा। ऑर्डर जब भी देंगे आप अपने सोचो। ऑर्डर में भी कुछ नहीं, सब्जेक्ट दीजिए, V1 दीजिए और डायरेक्ट आप कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे क्या, आप बोल सकते हैं इसको गो दियर। क्या बोल सकते हैं? गो दियर। गो दियर आपने बोल दिया गो दियर, तो गो दियर का हिंदी क्या होना चाहिए? गो दियर का हिंदी होगा वहां जाओ, कम हियर, यहां आओ, बैठ जाइए तो सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। यानी गो दियर, कम हियर, सिट डाउन, राइट योर लेटर, ठीक है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या गो टू बेड। ये जितना भी सेंटेंस है सब में देखिएगा सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से शुरू होगा, और वर्ब से शुरू होगा तो हमेशा क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्या होगा? ऑर्डर। क्यों? क्योंकि याद रखिए जब आप ये दे रहे हैं, जब किसी को बोले गो दियर तो आप उसी को बोलेंगे जिसमें आपको अधिकार रहेगा। आप बोलेंगे कि आपका बात मानेगा, या तो आपके छोटे होंगे, आपके पिताजी को तो ना बोलेंगे कि वहां जाओ, तो ठीक है थप्पड़ मार देगा बिल्कुल। तो याद रखिए आप हमें छोटे भाई को बोल सकते हैं कि वहां जाओ, तो वहां जाओ बोलोगे तो 100% क्या होगा कि गो दियर बोलना होगा। मगर यहीं पर आपके पिताजी को बोलेंगे तो वहां जाओ, थप्पड़ मार दे, बोले बदतमीज हो गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहां बड़े आदमी का बात होगा तो आप रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट को आप अगर बोलते हैं तो इसमें कुछ कॉमन वर्ड लगाना है, प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बोले। काइंडली इनको बोले, यही सेंटेंस ऑर्डर से रिक्वेस्ट हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर गो दियर आपने प्लीज और काइंडली इस्तेमाल नहीं किया। जब प्लीज और काइंडली आप इस्तेमाल नहीं किया तो रिक्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट अगर बनाएंगे तो आपको प्लीज और काइंडली का ही यूज करना होगा। प्लीज लगाना होगा, काइंडली देना होगा। अगर ये नहीं लगा रहे तो रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है कभी। तो क्या करें, इसी सेंटेंस को हम अगर रिक्वेस्ट में लेके आए तो आप क्या करेंगे? प्लीज गो दियर, गो दियर। यानी आपने बोल दिया प्लीज गो दियर, यानी वहां जाइए, यहां आइए, प्लीज कम हियर, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। आप जब प्लीज या काइंडली लगा रहे हो तो 100% वो क्या बन जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। एडवाइस में क्या है? एडवाइस में याद रखिएगा कि एडवाइस जब सेंटेंस होगा, इसको छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। एडवाइस जब सेंटेंस होगा तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह, यानी आप परामर्श देते हैं, मशवरा, यानी किसी को सुझाव दे रहे हैं। तो सलाह कब देंगे? जब भी कोई बात आप किसी को बोल रहे हैं और वो बात उसके लिए बेहतर हो। यानी कोई बीमार है, उनको बोले कि दवाई खाओ भाई, अब दवाई खाओ। अब ऐसा नहीं तुम दवाई खाओ नहीं बोल सकते हैं, आप बोले दवाई खाओ यार। या बोलेंगे कि भाई सुबह उठो, जल्दी उठो, या फिर कह सकते हैं कि यार फ्रूट्स खाओ। तो आप जब बोलेंगे कि आप फ्रूट खाइए, तो जब फ्रूट वो इंसान खाएगा तो ताकतवर आप थोड़ी ना होने वाले हैं। अब मैंने बोला कि यार फ्रूट खाओ, टेक फ्रूट्स, ईट फ्रूट्स, हैव फ्रूट्स, हमने बोला, तो वो अगर फ्रूट खा रहा है तो मोटा मैं होऊंगा? ऐसा नहीं होगा। जो बात आपने बोला उनको, वो बात उनके लिए बेहतर है। जैसे मैंने बोला कि स्टडी केयरफुल्ली फॉर योर एग्जाम, आप स्टडी करेंगे तो आप ना पास करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप स्टडी कर रहे हैं और पास मैं हो रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। जब कोई बात आप दूसरे को बोले और उसके लिए वो बेहतर है तो सोच लेना कि आप एडवाइस दे रहे हो। क्या दे रहे हो? एडवाइस। जैसे आप बोलेंगे कि गेट अप, आप बोले गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग। या फिर टेक फ्रूट्स, यानी टेक मेडिसिन, ठीक है। स्टडी केयरफुल्ली फॉर योर एग्जाम, आप ये वर्ड्स बोलेंगे। हेल्प द पुअर, या क्या कह सकते हैं? हेल्प द पुअर। ये कुछ वर्ड्स है जो आप सेंटेंसेस है जिसको आप 100% कह सकते हैं कि ये खास तौर पे एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग 3 तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, यानी एक ऑर्डर होगा, एक रिक्वेस्ट होगा, एक एडवाइस। ऑर्डर खास तौर पे ऐसी बातें जो दूसरे को आप एक अधिकार से बोल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर है। और रिक्वेस्ट में प्लीज और काइंडली इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा आपको जाके कि प्लीज और काइंडली वाले जितने भी सेंटेंस होंगे सारे के सारे हो जाएंगे आपको जाके रिक्वेस्ट वाले। आप किसी को भी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज कहना होगा काइंडली, काइंडली सिट डाउन, प्लीज गो देयर, प्लीज स्टडी केयरफुल्ली। अगर आप कोई बात दूसरे को बोल रहे हैं और वो बात उसके लिए बेहतर है तो दैट इज एडवाइस,
दैट इज एडवाइस, एडवाइस दे रहे हैं आप। क्लियर, इतना याद रखना है इस चीजों को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाली चीजों में, जिसको हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव तो हो गया भाई, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, या फिर आप एडवाइस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एडवाइस, यानी ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस, यानी ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस दे। अब आते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ आएंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें मिलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या आ जाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहेंगे जो खास तौर पे इस तरह के सेंटेंस में आप हमेशा याद रखिए कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस खास तौर पे आपको दो तरह थे, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें ब्लेसिंग देते हैं आप, या फिर कर्सिंग करते हैं आप। क्या करते हैं? कर्सिंग। इसको समझ लेते हैं कि ब्लेसिंग क्या होता है, कर्स क्या होता है। ब्लेस से ब्लेसिंग आ गया, कर्स से कर्सिंग आ गया। जब किसी इंसान को आप दुआ या बद्दुआ देते हैं या विश करते हैं, यानी आप कभी विश करेंगे, क्या करेंगे? विश, यानी कोई इच्छाएं हैं, किसी को आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो जितने भी आप दुआ या बद्दुआ वाले सेंटेंस बनाएंगे, वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो 100% ऑप्टेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव में खास तौर पे या तो ब्लेस दिया जाता है, दुआ किया जाता है, या तो आप कहेंगे बद्दुआ किया जाता है, या तो आप क्या कहें? शुभकामनाएं देंगे, विश करेंगे। जैसे आप किसी को कहते हैं ना हैप्पी मैरिज सेरेमनी या फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये जो बोल रहे हैं ना, तो दैट ऑल सेंटेंसेस आर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑल सेंटेंसेस आर ऑप्टेटिव। इनको बनाने का तरीका क्या है, याद रखिए। हम लोग खास करके कभी विशिंग हैप्पी न्यू ईयर तो इस तरह करते हैं, तो कोशिश करें कि विशिंग हैप्पी न्यू ईयर ऐसे सेंटेंस ना बनाए। आप हमेशा याद रखें कि अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप हमेशा मे का इस्तेमाल करें। किसका? मे का। अगर आप मे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मे के अंदर सारा चीज आता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं बद्दुआ करता हूं कि तुम मर जाओ, तो भैया मैं बद्दुआ करता हूं कि अलग से आप आई कर्स नहीं बोले, या मैं दुआ करता हूं कि तुम अमीर हो जाओ, तो आप मैं दुआ करता हूं प्रे या फिर आई ब्लेस, ये इस तरह का सेंटेंस ना करें। ये इसके लिए कुछ नहीं होगा। मैं दुआ करता हूं, मैं बद्दुआ करता हूं, ये दोनों तीनों के लिए आप हमेशा मे का ही इस्तेमाल करिए। चाहे आप दुआ दे या बद्दुआ दे, ये दोनों हालत में मे का ही इस्तेमाल होगा। और मे के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट दे दीजिए और उसका वर्ब दे दीजिए। अगर ये वर्ब दे रहे हैं और लास्ट में एक एक्सक्लेमेटिव मार्क रहता है, ऐसे करके डंडा टाइप का रहता है और नीचे में बुंदा रहेगा, ये एक्सक्लेमेटिव मार्क, और ये दे देंगे तो ये 100% क्या हो जाएगा कि ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव हो जाएगा। तो बनाते हैं कि मैं दुआ करता हूं कि तुम खुश रहो, तो मैं दुआ करता हूं या मैं बद्दुआ करता हूं, इसके लिए मैं ही लगाना है आपको। क्या लगाना है? मैं दुआ करता हूं मैं बद्दुआ करता हूं मैं मंदिर जाके टीका मार लगा के बद्दुआ करता हूं, फिर भी मैं मस्जिद जाके दुआ करता हूं, फिर भी यानी आप दुआ करें या बद्दुआ करें, आपके लिए एक वर्ड कॉमन सा है मैं लगाइए। अब मैं बद्दुआ करता हूं कि तुम मर जाओ, यानी किसको मार रहे हैं हम? तुम्हें। तो तुम का मतलब यू बैठा दिए, और मरने का क्या होता है? डाई। तो पूरा क्या होगा? मे यू डाई। लास्ट में सिर्फ ये पहचान दे दीजिए, क्या हो जाए? मे यू डाई। मैं दुआ करता हूं तुम मर जाओ, मे यू डाई। मैं दुआ करता हूं तुम खुश रहो, तो क्या कहेंगे? मैं दुआ करता हूं या मैं बद्दुआ करता हूं, दोनों के लिए मैं। ठीक है। तुम का तो खुश रहने का, होने का भी, और खुश का होता है हैप्पी, तो क्या होगा? मे यू बी हैप्पी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं दुआ करता हूं कि तुम अमीर हो जाओ, तो मे यू बी रिच। मैं बद्दुआ करता हूं कि तुम गरीब हो जाओ, मे यू बी पुअर। तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाए, यानी इसको पहचानने का तरीका होता है दैट 100% मे का इस्तेमाल करें। मे से जब भी कोई सेंटेंस बनेगा खास तौर पे, तो याद रखिएगा कि ये ऑप्टेटिव और ब्लेसिंग या कर्सिंग वाले सेंटेंसेस होंगे। क्लियर? इतना याद रखें। और इनके बाद आपको याद रखना है कि सेंटेंस जो है हमने ऑप्टेटिव भी क्लियर कर लिया। अब आगे आते हैं हम लोग ऑप्टेटिव में
हमने बोल दिया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर आप बात करेंगे तो ऑप्टेटिव में हमने बोला कि ब्लेसिंग वाला होगा या फिर आप कर्सिंग दे रहे हैं, कर्सिंग, या फिर आप विश करते हैं किसी को, क्या कहते हैं, विश, यानी विश करेंगे। यानी आप जब भी whenever you are going to bless someone, curse someone or wish someone, that you have to follow the structure of optative sentence. अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप यूज करना चाहते हैं तो उसका कॉमन है कि या तो ब्लेसिंग सेंटेंस बनाए, या तो कर्सिंग सेंटेंस बनाए, या विशिंग सेंटेंस बनाए। ये तीनों सेंस में ही आपके जाके सेंटेंसेस बनेंगे। ओके, आगे आते हैं हम लोग कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ आएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में याद रखना है आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खास तौर पे कि वो सेंटेंस होगा जिसमें आप कोई फीलिंग्स दिखाते, यानी इंटरनल फीलिंग्स दिखे आपके अंदर। क्या दिखे, इंटरनल फीलिंग्स। यानी एक्सक्लेम का मतलब चिल्ला के बोलना, यानी जब भी आप एक्साइटमेंट के साथ कोई चीज बोल रहे हैं और वो सेंटेंस अगर आ गया तो उसको आप कहना होगा कि भाई ये तो अब एक्सक्लेम कर रहा है भैया, चिल्ला के बोला। माने कि सपोज आपका दोस्त रहीम है और अच्छा दोस्त है, वेरी क्लोज फ्रेंड। सपोज कि कोई एक्सीडेंट हो गया और उसका जो लेग है वो आपका फ्रैक्चर्ड हो गया, तो ऐसे हालत में आप जब उसका न्यूज सुनेंगे कि यार इसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या होगा, खुशी से तो बेहोश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बोले क्या इसका एक्सीडेंट हो गया, कैसे? तो ये जो क्या बोल रहे हैं तो ये 100% क्या हो जाएगी भैया, ये आप एक्सक्लेम कर रहे हैं यहां पर, और वो एक्सक्लेम को ही कहा जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कोई भी चीज, चाहे कोई नाटा आदमी देख लेंगे तो बोलेंगे यार कितना नाटा है भैया, या बोलेंगे भैया कोई बहुत ज्यादा लंबा, जैसे 6 फीट या 6 साढ़े 6 फीट में ठीक लगता है आदमी, अब वहीं 8 फीट का आदमी है तो क्या बोलेंगे आप कि यार कितना लंबा इंसान है। तो ये जो कितना लंबा है, कितना गोरा है, ये जो बोलते हैं हम लोग, ये सारे के सारे एक्सक्लेम में आ जाएंगे। यानी कॉमनली यहां 2 सेंटेंस में हम लोग बनाएंगे, 2 सेंटेंस होगा यहां पर जो आपको याद रखना है कि एक तो या आप व्हाट लेके बनाए, व्हाट का अर्थ हो जाएगा क्या, या फिर कितना भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कितना। और दूसरा हो जाएगा हाउ, क्या हो जाएगा, हाउ। दूसरा हो जाएगा हाउ। हाउ से आप बात करेंगे तो बोलेंगे कितना, क्या बोलेंगे, कितना। जब भी आपको ये सब बनाएंगे, जैसे कितना सुंदर लड़का है, क्या घर है भाई, यानी आप क्या घर है बोल रहे हैं, तो आप इसको ये नहीं बोले कि क्या ये घर है, नहीं, आप उसकी सुंदरता को, आप उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं। जब आप एक्सक्लेम करेंगे, फीलिंग दिखा रहे हैं, तो आप बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी है। जैसे बोलेंगे व्हाट अ बॉय, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है भाई, तो क्या लड़का है, तो आप तो इसको पहचाने कि लड़का है, मगर लड़का का पर्सनालिटी या फिर लुक आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा और आप बहुत खुश हैं इससे, यानी देखने में आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बोलेंगे व्हाट अ बॉय। अब अगर माने कि ये पेन है, इस पेन से आपको लग रहा है कि ये पेन बहुत ही सुंदर है और हमने कभी नहीं देखा है, तो आप क्या बोलेंगे इसको कि व्हाट अ पेन, व्हाट अ पेन। आप क्या बोलेंगे, व्हाट अ पेन। अब ये जो बोल रहे हैं ना, तो आप 100% बोल रहे हैं किसकी खूबी देख रहे हैं आप, किसकी खूबी बढ़िया है, इसलिए मैंने बोला कि क्या कलम है, क्या घर है, क्या मौसम है, क्या विचार है। तो ये जो बातें बोलेंगे तो वर्ड से आप बना सकते हैं। या फिर कहेंगे कितना स्मार्ट लड़का है, तो कितना के लिए वर्ड लगा दीजिए, व्हाट अ स्मार्ट बॉय, व्हाट अ स्मार्ट बॉय। आप जो बोल रहे हैं व्हाट अ स्मार्ट बॉय, तो आप इसको बोल रहे हैं कि भैया ये स्मार्ट है और अच्छी तरह से काम को कर रहा है, तो आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, व्हाट अ स्मार्ट बॉय। तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। खास तौर पे व्हाट जो लगता है नाउन के साथ लगता है, किसके साथ, नाउन रहेगा। हाउ में अगर बात करेंगे तो हाउ का बात हमेशा, हाउ के लिए आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, किसका, एडजेक्टिव। जैसे कितना लंबा है, राम कितना लंबा लड़का है, तो राम लंबा है हमें भी मालूम है, मगर ये कुछ ज्यादा ही लंबा है, इस कारण से हम कहते हैं कि राम कितना लंबा लड़का है। तो आप कह सकते हैं हाउ टॉल, हाउ टॉल
राम इज, राम इज। अब ये आराम से सेंटेंस बना दे कि हाउ टॉल राम इज, यानी कितना सुंदर है। तो कितना सुंदर है तो बोलेंगे क्या, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। आप जो ये बोल रहे हैं तो ये सेंटेंसेस आपका कहलाएगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। यानी आप अगर एक्सक्लेम बनाना चाहेंगे तो आप कोशिश करें कि व्हाट एंड हाउ से बनाएं। और भी होता है जो इंटरजेक्शन में आएगा, तो हम लोग मॉडर्न ग्रामर में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 4 काइंड्स। तो उसमें डिटेल्स में जाएंगे कि क्या है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। तो आप कोशिश करें कि इतना तो जाने कि भैया ये इस तरह से हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम लोग, एक्सक्लेमेटिव हो गया। अब आएंगे हम लोग, एक सेंटेंस है जिसको हम लोग बोलेंगे कि इंपैक्ट, ठीक है, हाँ मिल गया। ठीक है, ये एक्सक्लेम वाला हो गया जिसमें हम लोग को व्हाट लगाना है, व्हाट से बनाना है और हाउ से बनाना है। ये दो चीज से हम आपका एग्जांपल अब बनाए। कोई अगर बोले कि गिव मी एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, तो आप बोल दीजिए कि व्हाट अ बॉय, व्हाट अ गर्ल, ठीक है, हाउ टॉल, हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन इज, या हाउ ब्यूटीफुल दिस मॉर्निंग। तो आप ये कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से बना सकते हैं इस सेंटेंस को। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में इंपैटिक। इंपैटिक भी एक तरह का सेंटेंस है जिसको आपको जानना है कि इंपैटिक क्या है। तो कोशिश करें कि इंपैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार। इंपैटिक, इंपैटिक सेंटेंस ये कॉमनली ज्यादा हर वक्त नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जाता है। ऐसा बात है कि कभी कभी आ जाता है सेंटेंस में और आपको ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखेंगे कैसे हम लोग, तो कोशिश करें कि ध्यान हम इसका रखेंगे। ठीक है, इंपैटिक मतलब जोरदार कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, जोरदार। क्या कह सकते हैं, जोरदार। क्या बोलेंगे इसको, जोरदार, जोरदार। यानी जब कोई सेंटेंस आप जोर से बोल रहे हैं, जैसे हिंदी में तो आप जोर से बोल लेंगे कि यहां आओ, बैठ जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ, आप बोल रहे हैं, तो हिंदी में नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी अंडरस्टैंड आवर मदर टंग एंड वी हैव मच फीलिंग ऑन इट। तो बट अब अगर आते हैं कि भैया इंग्लिश में क्या करें कि यहां आओ अगर बोलेंगे तो क्या करेंगे, तो याद रखिए कि इंपैटिक में कुछ कॉमन वर्ड है जिसका प्रयोग करेंगे आप, जैसे डू, डज और डिड। इनका यूज करके आप इंपैटिक बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो टेंस में इस्तेमाल होता है। और टेंस में आप इसका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। बट व्हेन आई विल टीच यू in tense, then this time I will tell you the details of this one. But now this is our topic is emphatic sentence and we have to give the example of emphatic. Clear? चलिए, ओके। तो हमको याद रखना है कि इंपैटिक सेंटेंसेस हमें ओके करना है। इंपैटिक क्या है, तो जितनी भी सेंटेंसेस है ये डू, डज, डिड या ऑक्सिलरी वर्ब है, और खास तौर पे इसका प्रयोग हम लोग सिंपल टेंस में करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, यानी इनडेफिनिट टेंस में करते हैं हम लोग। तो टेंस में इसका डिस्कस करेंगे, बट यहां जाने कि इनका प्रयोग हम क्या करते हैं। याद रखिए, जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, नॉट विद ऑक्सिलरी वर्ब, यानी नॉट के नॉट के साथ हम अगर नहीं कर रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव नहीं बना रहे, अफर्मेटिव में। याद रखिएगा किसमें, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। हमने अभी बता दिया अफर्मेटिव आपको, अब बेहतर ढंग से इसको समझ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अगर टेंस में जाएंगे तो टेंस में हम हल्का बता देते हैं कि फिलहाल हम इसको पढ़ाएंगे आपको। टेंस में जैसे मैं जाता हूं तो बोलते हैं आई गो। क्या बोलते हैं, आई गो। मैं खेलता हूं तो आई प्ले, मैं नाचता हूं तो आई डांस, ये बनाते हैं। तो इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना नहीं पड़ता है, बिकॉज सिंपल टेंस है। तो सिंपल है तो सिंपल नाम है तो कुछ काम तो होना है, तो उसको वहां से हटा दिएगा। बट इनके अलावा जितने भी आप टेंस बनाएंगे या टेंस के काइंड्स बनेंगे, सब में ऑक्सिलरी वर्ब लग जाता है, बट इसमें नहीं लगता। अब कहा जाता है कि ये डू डज का प्रयोग वहां नहीं लग रहा है, तो यहाँ इसका प्रयोग क्या करें, जोरदार के लिए। किसके लिए, जोरदार। अगर आप किसी सेंटेंस को बनाएंगे, सपोज मैं बोला मैं जाता हूं, मैं विश्वास नहीं कर रहा, क्या नहीं जाते हो, अब भाई हम जाते हैं, नहीं मानेंगे नहीं, अरे यार मैं जरूर जाता हूं। देखो जरूर यूज किया आपने, तो मैं जरूर जाता हूं जब बोल रहे हैं आप, तो मैं जरूर जाता हूं तो जरूर शब्द आया। अब उस जरूर के लिए क्या लगाएंगे,
कि श्योरली, सडनली, आप ऐसे लगाएंगे? नहीं, आप नहीं लगा सकते। अगर आप सिंपल वर्जन में बना रहे हैं तो आप नहीं लगाएंगे। आप जरूर के लिए या अवश्य के लिए आप 100% क्या लगे? डू डज का प्रयोग कीजिए। यानी यही सेंटेंस, इसका अर्थ होता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। देखिए सिंपल है, मैं जाता हूं। बट यहीं पर अगर आ जाए कि मैं जरूर जाता हूं, क्या बोल दिए? मैं जरूर आता हूं, तो ये इंपैटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉरी, ये बन जाएगा इंपैटिक। क्या बन जाएगा? इंपैटिक। अब इंपैटिक में क्या हो जाएगा कि आई, वही चीज, आई डू गो। अब इसका अर्थ होगा मैं जाता हूं, नहीं होगा, मैं जरूर जाता हूं होगा। क्या होगा? मैं जरूर जाता हूं, जाता हूं, मैं जरूर जाता हूं। ठीक है। अगर मैं जरूर खाता हूं तो बोलेंगे आई डू इट। मैं जरूर नाचता हूं, आई डू डांस। मैं जरूर पढ़ता हूं, आई डू गो। ठीक है, आई डू रीड। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाएंगे आराम से। इसका अर्थ यहां पर लीजिए और 100% सेंटेंसेस बना लीजिए। आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं करता। बट एक चीज याद रखिए, डू का प्रयोग जब भी करेंगे V1 होना चाहिए। डज का प्रयोग जब भी करेंगे V5 के साथ करते हैं, बट V1 हो जाएगा। ठीक है। और इसका प्रयोग जब भी करेंगे V2 यानी पास्ट में होगा, बट V1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी गोज है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट में लेते हैं। यानी आपको इंपैटिक बनाना है, इंपैटिक सेंटेंस बनाना है। और इंपैटिक सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो देखिए क्या रहेगा। यानी एक सेंटेंस दे दिया कि आई गो, और एक दे दिया कि सी गोज, और एक दे दिया आपको जाके ही वेंट। तो आपको बोल दिया कि चेंज इनटू इंपैटिक, इसको चेंज करना है इंपैटिक में, इनटू इंपैटिक में आपको चेंज करना है। तो इंपैटिक में जानते हैं कि कॉमनली बात है कि सर डू लगाना है, डज लगाना है और डीड लगाना है। इनमें से जो भी लगना चाहे तो लगा लेंगे हम आराम से और बना लेंगे सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब आएंगे कि आई गो, तो देखिए यहां पर क्या है, गो है, V1 है, तो V1 है, तो यहाँ पर V1 के जब भी V1 रहता है इसके साथ लगता है, V5 रहता है तो ये लग जाए, और V2 रहेगा तो ये लगेगा। मगर जब ये सेंटेंस में यूज हो जाएगा हमेशा V1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? V1। हमेशा याद रखिए, डू डज डीड अगर लगा दिए V1 देना ही पड़ेगा, 100% देना होगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो डू, तो इसको अगर हम इंपैटिक बनाएंगे तो क्या होगा? आई डू गो। और इसको अगर इंपैटिक बनाएंगे तो देखिए V5 है, तो V5 है तो 5 वाला दो ना भाई, S वाला है तो S वाला लगाएंगे हम। डू वाला क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया कि सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर रहेंगे, और सिंगुलर पहचानते कैसे? ऐसे लगा के। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सी का सी दीजिए और बीच में लगा दीजिए डज। अब जब डज इधर आ गया, एस यहाँ आ गया, तो उधर दे दीजिए V1। क्या देना है? V1 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर V2 है, ये हो गया V2, और V2 के साथ डीड लगा दीजिए। जैसे ही डीड, और यहाँ वेंट हो तो गो से बना है तो गो लगा दीजिए। यानी याद रखिएगा, कॉमनली डू डज डिड के बाद हमेशा V1 लगना है। क्या लगना है? V1 लगना है। यानी दैट नाउ आप ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेस आपका क्लियर हो रहा है। तो यानी सेंटेंस जो बोला जाएगा कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर आर टू अप्रोच इन द ग्रामर, एंड वी कैन नो, वी हैव टू नो द बोथ थिंग्स। दोनों चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट करता है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। तो हमने आज का वीडियो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर के अनुसार सेंटेंस के लिए हमने बताया कि सेंटेंस जो है ये 5-6 काइंड का होता है। पहला आपको याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसी के अंदर से अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन सेंटेंस। जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सब इंटरोगेटिव के अंदर आ जाएगा और इंटरोगेटिव हम सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब हो गया कि ऐसा सेंटेंस जिसको आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में बनाएंगे, और हमेशा इसमें V1 से सेंटेंस शुरू होगा। किससे? क्योंकि इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट
हाइड रखना पड़ेगा, यानी अंडरस्टूड रखना है, आप इसका प्रयोग यहां नहीं करेंगे। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस आएंगे। ऑप्टेटिव में भाई ब्लेसिंग सेंटेंस बनता है, कर्सिंग सेंटेंस बनता है, विशिंग सेंटेंस बनता है। इसके बाद आ जाएगा जितने भी दुआ देंगे, बद्दुआ देंगे या किसी को शुभकामनाएं देंगे, सारे के सारे सेंटेंस जो कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इनके बाद आएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेम वाला मतलब वो चिल्ला के, यानी इंटरजेक्शन वाला सेंटेंसेस हो जाएंगे इसमें, यानी व्हाट एंड हाउ का प्रयोग अभी तब तक के लिए करें, फिर आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्हाट से व्हाट अ बॉय, व्हाट अ स्मार्ट गर्ल, या फिर हाउ टॉल राम इज, हाउ ब्यूटीफुल सीता इज, आप बना सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग इम्पैटिक सेंटेंस में। इम्पैटिक में हमने बोला डू लगाइए, डज लगाइए और डिड लगाइए। जब इनका प्रयोग आप लोग करते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, बट ये एक ही सेंटेंस में बनेगा जिसको अफर्मेटिव कहा जाएगा। अफर्मेटिव के अलावा दूसरे सेंटेंस में ये इम्पैटिक नहीं बनता है, आप यूज नहीं कर सकते हैं, यानी ये चीज आपको याद रखना है। ये अगर हम कॉमनली बोले कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर सेंटेंस देखें हम लोग, क्या देखें सेंटेंस, तो सेंटेंस हमको मिल जाता है, ठीक है, 6 काइंड्स का। और 6 काइंड्स में हम लोग एग्जांपल देंगे। पहले एक कि जैसे आई एम अ बॉय, या फिर हो सकता है आई एम नॉट अ बॉय, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव ये दोनों सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। यानी दूसरा में आ जाएंगे हम लोग। दूसरा में आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू डांसिंग, जितने भी आप क्वेश्चन वाले कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वेश्चन वाले सेंटेंस होगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, याद रखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे आप इसको। यानी थर्ड में आएंगे गो दियर, कम हियर, गो दियर, प्लीज, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। ये अगर बोल रहे हैं कि गो दियर, कम हियर, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, स्टैंड अप, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे आप इसको। इनके बाद आ जाएंगे आपको नेक्स्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहेंगे मे और ब्लेस वाला। जैसे मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर। आप इसको आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मे का इस्तेमाल आपने किया है तो ये बन जाएगा आपको जाके ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव। इसके बाद 5 नंबर में आ जाता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में। जैसे व्हाट अ हाउस, या फिर आप कह दीजिए व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस अगर बोल रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम हो जाएगा। क्या बोला? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट में हो जाएगा, जैसे आई गो, तो आई डू गो कह दीजिए, आई डू गो, मैं जरूर जाता हूं। सी डज प्ले, सी डज प्ले, वो जरूर खेलती है, ठीक है। ये सेंटेंस हो जाएगा आपको इम्फेटिक। क्या हो जाएगा? इम्फेटिक। ये सेंटेंस हो जाएगा इम्फेटिक। यानी देर आर 6 काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। फर्स्ट इज आप इसको बोलेंगे क्या? असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ इज ठीक है, फोर्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड
एम्फैटिक सेंटेंस शिक्षित। तो ये सारे सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसों को आपको ध्यान में रखना है। बट एक हिस्सा हमारा खत्म हुआ, इसका मॉडर्न अप्रोच में जाएंगे। मॉडर्न भी जरूरी है कि कैसे बोला जाता है, कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे। आप एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको दे दिया कि इंपेरेटिव और ये सब, बट मॉडर्न नेम अगर दे दिया जाए ऑप्शन में, तो वहां पर आपको सेंटेंस को चुनने में दिक्कत होगा, इसीलिए उनका भी जानना जरूरी है। कुछ अलग नहीं है, यही सारे सेंटेंस को वहां पर थोड़ा कम कर दिया है और बता दिया है कि भैया इनको इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों इतना कर रहे हैं, तो ऐसे भी बोला जाएगा नाम। तो जो शॉर्टेज वे बताया गया है उसमें, और वो चीज आपको याद रखना है। अगर आप मॉडर्न की तरफ आएंगे तो मॉडर्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आप लोग इतना जान ले कि मॉडर्न में आएंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ। एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है क्वेश्चन, एक होता है कमांड सेंटेंस और एक होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत डीप जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। और आपको याद रखना है कि इसमें आप कोशिश करें कि इस वीडियो में जितना भी कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है समझने में किसी तरह का, तो आप हमें कमेंट्स करें और कोशिश करें कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें। और कहीं ना कहीं आपको फायदा ही है, नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और कोशिश रहे कि सारे बच्चे जो भी लर्नर्स है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है, और हमारे अपने ही टोन में, अपने ही तरीके से, एक डोमेस्टिक वे से हम इस चीज़ को समझाएं। कोई ऐसा टफ नहीं है, धीरे धीरे इसको अपडेट करेंगे और एक रिच बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में इसको इस्तेमाल करवाएंगे। और कोशिश करेंगे कि हम जितने भी चीज पर आए हैं आपको, वो आपको समझ में आए। ठीक है, आज का वीडियो इतना तक ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं। एक नया सा टॉपिक, इसी का एक आधा हिस्सा लेके आएंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर सेंटेंस देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकेंड इज क्वेश्चन, थर्ड इज कमांड सेंटेंस और फोर्थ एक्सक्लेमेशन। तो ये आएंगे हम लोग नेक्स्ट में। अब तक के लिए इतना ही, तब मिलते हैं। टेक केयर और अपना ख्याल रखें और साथ में अपनी स्टडी को बेहतर ढंग से रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।